ओके नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम संविधान में एक विधेयक का चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्स का, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि बिल्स कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है, विधेयकों को अंतिम रूप से परिभाषित कौन करता है ना। इससे पहले कुछ शब्दावलियाँ हैं, पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं एक बार, फिर आर्टिकल वाइज 1 बाय 1 पढ़ेंगे और शब्दावली पर विशेष ध्यान देना है। ओके तो 1 मिनट के लिए। ओके तो एक विधि होता है, विधि या कानून, है ना। एक शब्दावली देखिए, विधि, विधि को ही हम क्या कहेंगे, कानून, विधि या कानून, इंग्लिश में लॉ, LW। एक होता है अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम को एक्ट, इसको एक्ट कहा जाएगा। और एक विधेयक, विधेयक, विधेयक को क्या कहेंगे, बिल। देखना विधेयक अलग है और विधायक अलग है। विधायक तो MLA को बोलते हैं, ये विधेयक इंग्लिश में बिल्स, है ना। और एक आ जाएगा इसमें अध्यादेश, अध्यादेश जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय जारी करते हैं। अध्यादेश को ऑर्डिनेंस, NENC, ऑर्डिनेंस। ये 4 चीज़ें होती हैं, 3 और 4। देखना हमारे मूल संविधान में जो लिखा हुआ था वो तो विधि थी, जो संविधान लागू हुआ मूल जो संविधान में था वो क्या था, विधि, या उसको कहेंगे हम कानून, है ना। अधिनियम क्या होते हैं, जो हमने संविधान संशोधन करके उसमें जोड़ा है ना, वो अधिनियम हो जाएंगे। जैसे पोटा अधिनियम है या मनरेगा अधिनियम बना है ना। या कहेंगे कि विधि के एक उपभाग को ही अधिनियम कहा जाएगा, है ना। विधि मूल संविधान में था, अधिनियम हमने संशोधन कर करके जोड़े इसमें। और जब हम संविधान में संशोधन करते हैं तो हमें एक प्रपोजल, एक विधेयक पारित करना पड़ता है, एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। यानी कि कानून बनने से पहली प्रक्रिया विधेयक कहलाएगी, वो उसके बाद में वो कानून बन जाएगा या विधि, है ना। जब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, मोहर लगाएंगे, उसके बाद में क्या कानून या विधि, अधिनियम बन जाएगा वो। ओके, अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश को राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय जारी करते हैं, आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत और 213 के अंतर्गत। इसकी वैधता 6 सप्ताह और 6 महीना आपको बताई थी, एक वीडियो में पहले वाले में बताया था। खैर, तो अध्यादेश एक तत्काल के लिए जारी होता है जिसकी मान्यता अधिनियम या विधि के बराबर होती है, ठीक है ना। एक चीज़ और समझिए, निधि होती हैं, समाकलित निधि और आकस्मिक निधि। समाकलित, समाकलित निधि, इसी का दूसरा नाम है संचित निधि, संचित निधि, इंग्लिश में कहेंगे कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। एक तो ये निधि होती है ना, खजाना होता है सरकार का, ट्रेजरी। दूसरा आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इसका इंग्लिश में नाम इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, या इंग्लिश में दूसरा नाम है कंटेंजेंसी फंड, कंटेंजेंसी फंड। इनको आप समझिए पहले। समाकलित निधि या संचित निधि, इंग्लिश में नाम कंसोलिडेटेड फंड, दूसरी निधि का नाम आकस्मिक निधि, इंग्लिश में 2 नाम, इमरजेंसी फंड या कंटेंजेंसी फंड। ओके, आया समझ। अच्छा जी, भारत सरकार के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी आय व्यय का मामला है, सरकार ने कहीं से अर्निंग की, वो संचित निधि में जमा हो जाएगा। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, तो रेलवे डिपार्टमेंट की जो अर्निंग हुई है सारी, वो कहाँ पर जाएगी, सरकार के खजाने में जमा हो जाएगी, वो संचित निधि में। अच्छा, सरकार जो खर्च करती है कहीं पर, मान लीजिए पदाधिकारी, उनकी सैलरी का मामला कहाँ से दिया जाएगा, केंद्र की संचित निधि से, समाकलित निधि से, है ना। तो सरकार जो भी आय प्राप्त करती है संचित निधि में जमा होता है, सरकार जो भी खर्च करती है संचित निधि से ही जमा निकलता है वो। ओके, आकस्मिक निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि, कोई भी नेचुरल अगर डिजास्टर हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो राष्ट्रपति महोदय आकस्मिक निधि से तुरंत धन निकालकर जारी कर देते हैं रिलीफ कार्य के लिए। आकस्मिक निधि या इमरजेंसी फंड, इससे पैसा निकालने का एक आसान तरीका है, राष्ट्रपति महोदय को विशेष परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब संचित निधि से पैसा निकलता है, इसमें विशेष अनुमति होती है
है ना। मान लीजिए सरकार टैक्स बढ़ा दे, इनकम टैक्स की % बढ़ा दिया सरकार ने, तो क्या होगा, ये तो सरकार की आमदनी होगी, या सेल टैक्स बढ़ा दे, या फिर GST, जो भी तमाम चीज़ें हैं कि सरकार ने टैक्स बढ़ाकर, कराधान को बढ़ाकर अर्निंग होगी, सरकार के आय में बढ़ोतरी होगी। ये पैसा किस में जमा होगा, संचित निधि में, और सरकार जो खर्च करेगी कहाँ से दिया जाएगा, संचित निधि से, इसी में आएगा और इसी में से खर्च होगा। लेकिन जो आकस्मिक निधि है, इसमें नेचुरल डिजास्टर के लिए कोई प्राकृतिक आपदा, कोई इमरजेंसी अगर आई है तो राष्ट्रपति महोदय इससे पैसा निकालकर जारी कर देते हैं, है ना। तो समझ आया है आपकी समा के लिए तो आकस्मिक निधि, और ये 4 शब्दावली हैं। और समझिए क्वेश्चन है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपको आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 धन विधेयक। धन विधेयक, इसको हम कहेंगे मनी बिल, मनी बिल, है ना। तो 4 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। फिर इनको परिभाषित करेंगे, है ना, कि ये नाम अलग अलग क्यों दिए गए, किस आर्टिकल्स में आएंगे। धन विधेयक मनी बिल, दूसरा हो जाएगा वित्त विधेयक, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल। नंबर 3 साधारण विधेयक, साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। एक आ जाएगा नंबर 4 संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये जरूर नहीं कि इनका यही क्रम, इसी क्रम से आपको याद रहने, सीक्वेंस है ना। डिसऑर्डर भी कर सकते हैं आप, पहले वित्त विधेयक बोल दीजिए, बाद में धन विधेयक, साधारण विधेयक पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर धन विधेयक आ जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा किस क्रम में है। तो 4 प्रकार के विधेयक हैं। क्वेश्चन है कि विधेयकों को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, तो आर्टिकल 10 में आ जाएंगे, 110 में। देखना कल जो हमने पढ़े थे आर्टिकल नंबर 100 तक पढ़ा था हमने कल, यानी कि कोरम के बारे में, कोरम गणपूर्ति होता है, या फिर उसमें था एक निर्णायक वोट का प्रयोग। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 101 से 106 तक और 107 से फिर 112 तक। ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं विधेयक का, ये 107 से 12 तक है। बाकी जो 6 आर्टिकल्स हैं इनके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, है ना। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल हेडिंग हमें याद करनी है इसकी कि किस आर्टिकल में क्या आता है, सिर्फ टाइटल का नाम उसके। लेकिन जो 107 से 112 तक ये डीपली पढ़ेंगे इसको, है ना। तो ये विधेयक है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो संचित निधि, समाकलित निधि, ये आ जाएंगे 266 में। अब हम पढ़ेंगे इनके वाचन के बारे में। क्वेश्चन है कि विधेयकों पर वाचन कितने होते हैं, 3 वाचन होते हैं। समितियां कौन कौन सी काम करती है, परवर समिति और संयुक्त परवर समिति, है ना, सेलेक्टिव कमेटी, और एक आ जाएगी इसमें संयुक्त सेलेक्टिव कमेटी। तो देखना वाचन की बात करते हैं इस पर। वाचन क्या होते हैं, वाचन को रीडिंग कहेंगे इंग्लिश में, रीडिंग, वाचन करना। तो उसके 3 वाचन हुआ करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। किसी विधेयक पर 3 वाचन। 3 वाचन ये कैसे काम करते हैं, 3 बार रीडिंग, या कहिए आर्गूमेंट, बहस होती है। देखना इससे पहले और शब्दावली आप समझिए। एक होते हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। गवर्नमेंट बिल्स, नॉन गवर्नमेंट बिल, है ना। तो सरकारी क्या होंगे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक मंत्री परिषद और एक मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद में कौन होते हैं, 4 प्रकार के जैसे मंत्री होते हैं एक मंत्रालय में। तो जो मिनिस्टर्स आए हैं वो मंत्री परिषद में या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अगर उनमें कैबिनेट को गिना जाए तो मंत्रिमंडल, और अगर सभी मंत्रियों को गिना जाए मंत्री परिषद। कोई भी अगर मंत्री प्रस्तुत करता है किसी विधेयक को, कोई विधेयक का प्रस्ताव, देखना विधेयक को अगर एक लाइन में इसको परिभाषित करें तो विधेयक एक लाइन में क्या हो जाएगा, कानून बनने से पहली प्रक्रिया विधेयक कहलाएगी। यानी कि एक फाइल, एक प्रस्ताव, एक संकल्प, एक प्रपोजल, कुछ भी कह सकते हैं इसको, है ना।
जैसे एक फाइल बनाई गई तो फाइल ये क्या है, ये एक प्रस्ताव हो जाएगा या एक विधेयक हो जाएगा। हाँ, इस विधेयक पर जिस दिन राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करेंगे, अपनी मोहर लगा देंगे, अब ये एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि कोई भी जो विधेयक होगा उसको प्रस्तुत कौन करेगा, या तो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे या फिर अदर होंगे सामान्य। जैसे मंत्रिपरिषद में तो सभी एमपी नहीं शामिल होते। कोई विधेयक को या किसी संकल्प को किसी मंत्री ने अगर प्रस्तुत किया है तो सरकारी विधेयक हो जाएंगे, और अगर मंत्रिपरिषद के अलावा कोई सामान्य संसद सदस्य प्रस्तुत कर रहा है अब वो गैर सरकारी विधेयक हो जाएंगे, है ना। इसके लिए तो क्या आएगा, जो मंत्री होंगे, मंत्री प्रस्तुत करेंगे इसे, तो इसे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और इसे सामान्य सदस्य, सामान्य संसद सदस्य, संसद सदस्य, मान लीजिए हमारे यहाँ के क्षेत्र के एमपी साहब हैं, तो एमपी अगर प्रस्तुत करें गैर सरकारी है क्योंकि वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। और अगर कोई मंत्री करते हैं अब वो सरकारी विधेयक। तो सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, अंतर आया समझ में। तो ये होते हैं। तो दो प्रकार में इनमें कैटेगराइज किया गया है। इन चारों में से कौन से सरकारी होंगे, कौन से गैर सरकारी, इसमें नहीं हम बता सकते हो, है ना। तो ये दो प्रकार से इसको कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया। अब आप ये समझिए, विधेयकों पर वाचन 3 होते हैं। प्रथम वाचन कब होगा, देखना प्रक्रिया क्या होगी। जैसे कोई सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक तो जल्दी ही पारित हो जाते हैं, बहस ज़्यादातर गैर सरकारियों पर होती है। गैर सरकारी कौन होंगे, वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होंगे, यानी कि उनको वरीयता कम दी जाएगी वहाँ पर, है ना। तो कोई भी जब विधेयक प्रस्तुत करते हैं, एक तो उसी सदन के अध्यक्ष को या सभापति को 1 महीना पहले हमें सूचना देनी पड़ेगी। हमारे क्षेत्र के एमपी है तो ये इन्होंने गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया, प्रस्ताव प्रस्तुत किया, 1 महीना पहले सूचना देंगे कि हम ये विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। उसके बाद में फिर हमें एक डेट दी जाएगी कि उस डेट में प्रस्तुतिकरण करें, रिप्रेजेंट करें उसको, है ना। जब वो रिप्रेजेंट करेंगे तो उस टाइम पर जो बहस होगी वो प्रथम वाचन होगा। इस पर तो सामान्य बहस होती है, सामान्य बहस, है ना। ये प्रस्तुतिकरण के दौरान जब प्रस्तुत हो, है ना, प्रेजेंट किया जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में। दूसरा वाचन ये होगा जब उस पर गहन होगी, गहन बहस होगी कि कानून बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तीसरी बहस होगी जब ये तीसरा संशोधन वो शब्दावली पर किया जाएगा कि जो कानून बना है इसके लिए शब्द भी एप्रोप्रिएट यूज किए गए हैं या नहीं, है ना। संगत शब्दावली, कानून बनेगा उसमें शब्दावली का विशेष ध्यान रखा जाएगा, वो संगत एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, है ना। तो क्या विधेयकों को 2 प्रकार से कैटेगराइज, सरकारी और गैर सरकारी। अब उस पर 3 वाचन होते हैं। हालांकि ये एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है कि कौन सा कब, कि कितने वाचन होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 3 प्रकार के वाचन होते हैं, है ना। और जो प्रस्तुतिकरण होगा, मान लीजिए किसी मंत्री ने किसी सामान्य संसद सदस्य ने प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत तो वहाँ पर हो गया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अब प्रस्तुतकर्ता के पास में 4 राइट्स होंगे, है ना, 4 अधिकार हैं उनके पास में। क्या क्या, इसको आप नोट करते रहिए साथ साथ। तो वाचन 3 हुए और 2 प्रकार से कैटेगराइज हुआ, सरकारी और गैर सरकारी में। अब क्या होंगे, प्रस्तुतकर्ता के पास में 4 अधिकार, प्रस्तुतकर्ता 4 अधिकार, है ना, 4 राइट्स होंगे। कौन कौन से होंगे वो, 4 प्रकार के। क्या, एक तो प्रस्तुतकर्ता जो होगा या तो तुरंत कार्रवाई करने को कहें, है ना, कि जो विधेयक या प्रस्ताव पेश किया गया है इस पर तुरंत कार्रवाई करें, है ना, लोकसभा अध्यक्ष को कहें या वहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है। दूसरा ये होगा कि अगर उस पर बहस भी हुई लेकिन वो लंबित पड़ा है, अभी ना तो दूसरे सदन में भेजा गया उस पर, या फिर वो कह सकते हैं कि इसे परवर समिति को भेजा जाए, परवर समिति, है ना, सेलेक्टिव कमेटी, अभी इस पर चर्चा करेंगे। नंबर 3, या फिर वो संयुक्त परवर समिति को भेजा जाए। और नंबर 4 ये होगा अगर वो समिति को भेजने के बाद भी या उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी तब भी पारित अगर नहीं होगा। चौथा, उनके पास एक अधिकार हो जाएगा कि वो जनता के सामने एक जनमत के लिए प्रसारित किया जाए, उसको अखबारों में निकाले, टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सूचनाएं दें जनमत को। फिर वो एक गजट में छप जाएगा। गजट होता है जैसे सरकारी राजपत्र कहते हैं जिसको, कोई भी जब कानून बनता है या सरकार कोई सलाह लेती है वो राजपत्र में छपती है। कभी कभी वो विधेयक प्रस्तुत होने से पहले ही छप जाती है और कभी पास होने के बाद में,
है ना। तो प्रस्तुतकर्ता के पास 4 अधिकार क्या क्या होते हैं। दूसरा, तुरंत कार्यवाही करने को कहे, तुरंत कार्यवाही की जाए कि इस विधेयक पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा, अगर वो कार्यवाही नहीं करते कि ये मामला परवर समिति को भेजा जाए, परवर समिति, परवर समिति, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे सेलेक्टिव कमेटी, सेलेक्टिव कमेटी, COTTEE, सेलेक्टिव कमेटी, या सेलेक्टिव कमेटी को परवर समिति को भेजा जाए। अगर इसके पास भी नहीं भेजा फिर ये कहेगी संयुक्त परवर समिति, संयुक्त परवर समिति को भेजा जाए। अभी इसमें आपको डिफरेंस बताएंगे कि परवर समिति और संयुक्त परवर समिति में अंतर क्या होता है। चौथा एक हो जाएगा कि जनमत, वो जनमत को प्रसारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, यानी कि जनता की उसमें राय ली जाए। प्रस्तुतकर्ता के पास में 4 अधिकार क्या क्या हुए। तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए उस पर प्रस्ताव पर, या फिर वो परवर समिति को, सेलेक्टिव कमेटी को भेजा जाए, है ना, या फिर वो संयुक्त परवर समिति को भेजा जाए, यूनाइटेड, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। देखना, परवर समिति होती है जिसमें एक ही सदन के सदस्य होंगे, सेलेक्टिव कमेटी, और एक होगा संयुक्त परवर समिति में जिसमें दोनों सदन के सदस्य मौजूद होंगे। और चौथा ऑप्शन होगा कि जनमत को प्रसारण के लिए प्रसारित किया जाए वो, यानी कि उनकी भी सलाह ली जाए, ठीक है ना। और अगर ये सब नहीं होता उसके बाद में फिर वहाँ जैसे दूसरा वाचन होता है तो दूसरे वाचन पर वहाँ पर बहस होगी लोकसभा राज्यसभा में, फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम ये समिति समझ लेते हैं कि परवर समिति संयुक्त और साधारणीय क्या होती है। ये नोट करते रहिए आप साथ साथ। ओके, बस समझ आना चाहिए टॉपिक। देखना, समिति, कमेटी, कमेटी, है ना। समिति क्या होती है, कमेटी क्या होती है। संसदीय समितियां पढ़ी जाएंगी, अलग से इसका चैप्टर है। पार्लियामेंट्री कमेटीज कुछ स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं। तो एक तो होंगी तदर्थ, तदर्थ समिति, और एक हो जाएगी स्थायी समिति, स्थायी समिति। तदर्थ को इंग्लिश में एड होक, एड होक कमेटी, एड होक कमेटी, और इसको परमानेंट, परमानेंट कमेटी। तो 2 प्रकार की समिति हुई, तदर्थ और स्थायी समिति। तदर्थ को चाहे अस्थायी कह दीजिए। तदर्थ का मतलब ये होता है कि काम होने तक, जैसे समिति कोई गठित की गई किसी पर्टिकुलर किसी विशेष काम के लिए, और जब वो काम समाप्त हो जाता है अब ये समिति है, इसकी मान्यताएं भी समाप्त हो जाती हैं। जो तदर्थ समिति हैं फिर इसके भी 2 भाग है तदर्थ समिति के। एक आ जाएगी इसमें परवर समिति और एक संयुक्त परवर समिति, है ना, या साधारण समिति कहेंगे। परवर समिति क्या होगा, उसमें कुछ सदस्य शामिल होंगे, संख्या कितने होंगे निर्धारित नहीं है। परवर समिति का गठन कौन करेगा, उसी सदन का सभापति या अध्यक्ष करेगा। और इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, जैसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति चाहेंगे, है ना। लेकिन जो प्रस्तुतकर्ता होगा, जिसने विधेयक का प्रस्ताव ही प्रस्तुत किया है, वो परवर समिति या तदर्थ समिति का नामित सदस्य होगा। देखिए एक बार, तदर्थ समिति 2 प्रकार की होती हैं। हम अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्थायी समिति के, है ना, अस्थायी के बारे में, यानी कि तदर्थ समिति के बारे में। इसको आप चाहे यहाँ से हटे तो तदर्थ समिति भी 2 प्रकार की होती है। परवर समिति, परवर समिति, है ना, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव कमेटी, और एक आ जाएगी इसमें संयुक्त, संयुक्त परवर समिति, है ना। देखना, परवर समिति के पास में कब जाएगा, मान लीजिए कोई विधेयक है लोकसभा में पारित हुआ प्रस्तुत, तो लोकसभा में जो प्रस्तुत करता होगा अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अब एक ऑप्शन ये भी था कि वो समिति से जांच कराए उसकी। और लोकसभा अध्यक्ष ने अगर समिति का गठन किया है, एक तो इसकी समय सीमा निर्धारित करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अगर ये मामला राज्यसभा का है तब राज्यसभा में की जाएगी, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। एक तो समय निर्धारित करेगा, समय में 3 माह का समय होगा। अगर 3 माह नहीं है, जैसे उस सदन का अध्यक्ष चाहे, यानी कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष जितना टाइम रखना चाहें
उतना हो जाएगा, या तो 3 महीने या उससे कम। मान लीजिए उन्होंने डिक्लेयर किया कि 2 महीने, अब इसका समय 2 महीने हो जाएगा, यानी कि परवरिश समिति उस पर अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन 3 महीने में सौंप देगी सरकार को। दूसरा, इसमें सदस्य कौन होंगे? सदस्य एक तो प्रस्तुतकर्ता जिसने प्रस्तुतिकरण किया है उसका, जिसने विधेयक पेश किया है। दूसरा, ये तो पदेन सदस्य होगा। एक इसका जो अध्यक्ष होगा, है ना, परवरिश समिति का अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा कि इस समिति का अध्यक्ष कौन बनना चाहिए, या फिर अगर मामला राज्यसभा का है तो राज्यसभा का सभापति ये निर्धारित करेगा कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। ठीक है ना। अध्यक्ष किसके द्वारा है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्लस इसमें और भी सदस्य हो जाएंगे, सदस्य अन्य, है ना, ये इसकी शर्तें होंगी। देखना एक बार और, मामला जब ये तदर्थ समिति यानी कि परवरिश समिति से, है ना, सेलेक्टिव कमेटी, सेलेक्टिव का मतलब इसमें सेलेक्टेड एमपीज होंगे कुछ, तो सेलेक्टिव कमेटी जब इसकी जांच करेगी, एक तो उसके लिए समय सीमा निर्धारित होगी, कितना समय, 3 महीने या उससे कम, जैसा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उचित समझे। जिस सदन में भी जाएगा वो वही परवरिश समिति का गठन करेगा। दूसरा, सदस्य कौन कौन होंगे? एक तो प्रस्तुतकर्ता, इसका पदेन सदस्य, और परवरिश समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं। और अन्य सदस्य कितने होंगे? जैसा लोकसभा अध्यक्ष चाहें या जैसा राज्यसभा के सभापति चाहें। ऐसे ही संयुक्त परवरिश समिति में क्या है? इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे, है ना। कितने सदस्य होंगे ये जैसे वो निर्धारित करें, और समय कितना, 3 माह या उससे अधिक, और प्रस्तुतकर्ता भी इसका सदस्य होगा, प्रस्तुतकर्ता इसका सदस्य के रूप में, है ना। जो कंडीशन इसकी है वही इसकी है। बस ये ध्यान रखना है, परवरिश समिति में 1 सदन के सदस्य होते हैं, संयुक्त समिति में 2 सदन के। इसमें तो 1 सदन, केवल 1 सदन के सदस्य, और इसमें 2 सदन के सदस्य शामिल होते हैं। यह तदर्थ समिति हो जाएगी। तो जैसे ही इसने अपनी रिपोर्ट वहाँ पर प्रस्तुत की, अब इसका तदर्थ समिति का काम खत्म, ये क्या हो जाती है, खत्म, रद्द हो जाती है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके बच्चों, तो ये समझ आया होगा तदर्थ समिति, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखना है कि इसका प्रस्तुतिकरण कैसे होगा ना। प्रस्तुतिकरण देखिए आप, जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक ना। संसद के सदन तो 2 होते हैं, भाग 3 होते हैं। भाग 3 लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, कई बार बता दिए बात आपको। तो इसमें यह प्रथम सदन और ये दूसरा सदन, है ना। तीनों की भागीदारी से कोई भी कानून बनता है, कोई भी अधिनियम बनता है। कैसे बनता है? इसमें हम लोकसभा का एग्जाम्पल लेते हैं। देखना, कोई विधेयक है और ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है, लोकसभा में, है ना। कुछ इसमें से होंगे कि धन विधेयक तो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, अभी इनके बारे में नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, अभी केवल हम प्रोसेस समझ रहे हैं। फिर आएगा कि किस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, किस पर नहीं बुलाया जाएगा, किसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, है ना। तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ये पहला, ये तो 1 महीना पहले सूचना देनी पड़ेगी। अब लोकसभा में वाचन हुए, 3 वाचन जैसे हो गया ना, उसके बाद लोकसभा 2/3 बहुमत से, यानी कि विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। आपको बताता है मेजोरिटी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है साधारण बहुमत और एक विशेष बहुमत, सिंपल ऑर्डिनरी मेजोरिटी और एक स्पेसिफिक मेजोरिटी। साधारण क्या होता है इसमें, है ना, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कुल सदन के कुल सदस्य संख्या का 50% से एक अधिक। जैसे लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545, इसका आधा कितना और एक अधिक, लगभग 273 लोग हुए, यानी कि 273 मेंबर्स, एमपीज अगर चाहें तो उसको पास कर सकते हैं। ये तो साधारण बहुमत हुआ। विशेष बहुमत क्या होगा, अगर लोकसभा में ही, देखना एक साधारण, इनको समझ लीजिए, वैसे एक वीडियो बनाई हुई है इस पर भी। साधारण बहुमत, एक तो साधारण बहुमत और एक विशेष बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, स्पेसिफिक मेजोरिटी। साधारण बहुमत तो 50% प्लस 1 होना चाहिए, यानी कि 545 का आधा करें अगर, आधा और प्लस 1 ये निकलता है 273, लगभग इतने सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए।
एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या करते हैं, अगर लोकसभा का ये हम विशेष बहुमत निकालें 545 का 2/3 भाग, लेकिन पहले देखेंगे उस कुल संख्या का, कुल कितने इसमें 545, इसमें से उपस्थित होने वाले उस दिन कितने पहुँचे हैं, मान लो उपस्थित हुए हैं उस दिन 400 MP, वहाँ पर 400। अब 400 का निकालेंगे हम, स्पेशल जो हो जाएगा विशेष बहुमत 400 का 2/3, है ना। सॉरी, एक चीज़ और देखिए स्टेप, कुल सदस्य संख्या का उपस्थित होने वालों का, वोट डालने वालों का 2/3 भाग। मान लो 400 में से वोट डाली है, यहाँ पर वोट लिखे हैं, 400 में से जो वोट डाली है ये 300 ने डाली है। अब 300 का निकालो विशेष बहुमत, 300 का 2/3 भाग, 300 गुना 2/3, ये कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। 3 से 100, 100 इंटू 2, 200। तो देखना साधारण बहुमत तो 50% प्लस 1, ये तो निकलता है 273। और विशेष बहुमत क्या होगा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का उपस्थित होने वालों का, इनमें से उपस्थित कितने हुए, 400, 400 में से भी वोट कितनों ने डाली है, 300 ने। अब 300 का 2/3 भाग निकाला जाएगा, 2/3 बहुमत, है ना। वो नहीं कि कभी टोटल का ही 2/3 निकाल दो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, विशेष बहुमत। ये जो कुछ विधेयक हैं विशेष बहुमत से पारित होने हैं, है ना। तो आगे देखिए आप इसमें, अब हम कर रहे हैं कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण। मान लीजिए कोई विधेयक है कि वो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है, तो लोकसभा में कुल विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब कुल सदस्य संख्या का, वोट डालने वालों का 2/3 भाग निकाले विशेष बहुमत। अगला स्टेप क्या होगा, अब ये राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में इसके पास राज्यसभा के 2 ऑप्शन हैं, या तो वो इसको तुरंत पास कर दें, तुरंत पास करें, पारित कर दें, या फिर इसको ये संशोधन करना चाहे। कुछ इसमें विधेयक है जिनमें संशोधन कर सकते, कुछ में नहीं कर सकती राज्यसभा। जैसे धन विधेयकों को मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है ना। लेकिन अगर कोई और दूसरा विधेयक है, इसको अगर 6 माह से अधिक रोक लिया उन्होंने, 6 माह से अधिक, अगर 6 माह से अधिक है, अब दोनों में विवाद हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बहस होगी इस पर, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। कोई भी जनरली जो विधेयक, कोई अधिनियम बनता है, पहले लोकसभा में पारित हो गया किसी भी सदन में, और दूसरे सदन में जब जाएगा और दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से अगर पारित कर दिया, उसके बाद वो राष्ट्रपति महोदय के लिए जाता है अनुमति के लिए। राष्ट्रपति महोदय भी अगर उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं, अब ये कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है तब, है ना। तो इसकी कंडीशन क्या, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, उसके बाद में राज्यसभा में, अब राज्यसभा के पास या तो वो तुरंत पास कर दे या उसको पास ना करे। अगर वो पास नहीं करती और 6 महीने से अधिक उसको समय हो जाता है, अब इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद नंबर 108 में पढ़ी जाएगी चीज, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय इसको आहूत करेंगे, बुलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। देखना ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं, है ना। लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तब कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तब लोकसभा का ही उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना। इसमें कई कंडीशन देखिए एक बार, हाँ जी, लोकसभा का उपाध्यक्ष वो भी अनुपस्थित हो। अच्छा, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष, पूरी कंडीशन समझ लीजिए। फिर देखना ज्वाइंट सेशन के बारे में, ज्वाइंट सेशन अनुच्छेद नंबर 108 में कौन बुला और कब बुलाया जाएगा, जब दोनों सदनों में बहस हो गई हो वहाँ पर, है ना। अब तक ज्वाइंट सेशन 3 बार ही बुलाया गया है, सन 1961 में, 1978 में, सन 2002 में। 1961 में दहेज मामले को लेकर एक दहेज विधेयक प्रस्तुत होना था, है ना, उसको लेकर ज्वाइंट सेशन। 1968 में एक बुलाया गया, इसमें बैंकिंग सेवा से संबंधित एक विधेयक था, बैंकिंग सर्विस से। और 2002 में पोटा को लेकर था, पोटा जो आतंकवादी निरोधक कानून बना था एक, तो 3 बार अब तक बुलाया गया है ना। तो ज्वाइंट सेशन कब, जब दोनों सदनों में विवाद हो जाएगा, लेकिन वो कानून बनना अनिवार्य है। ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति भी यदि अनुपस्थित है तो इस समिति का संयुक्त अधिवेशन में जितने भी सदस्य हैं उनमें से जो भी वो चुनते हों कि अध्यक्ष बनना चाहिए वो चुना जाएगा फिर, है ना। देखो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के कितने आएंगे,
लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे। लोकसभा के 545, राज्यसभा के 245, तो टोटल कितना हुआ है 590 हो जाएगा। 790 MPs यहाँ पर आए हैं, है ना। तो आप ये देखिए, अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर ये भी अनुपस्थित है तब राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगर ये भी अनुपस्थित हैं तो अब इन सदस्यों में से देखा जाएगा कि कौन बनेगा। कभी आप राज्यसभा का उपसभापति लगा दें, इसमें गलत हो जाएगा वो, है ना। इसमें 790 में से जो उपस्थित होने वाले हैं उनमें से चयन किया जाएगा कि इन्हीं में से कौन सा बने, इनमें से चयन होगा तब, ठीक है ना। एक बार वो समझिए, संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद के तहत कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, और अगर राज्यसभा के सभापति भी अनुपस्थित हैं तो इन 790 में से ऐसा सीनियर मोस्ट जिनमें से 790 ही इसका चयन करें। ये अपने आप में से ही चुनेंगे, 790 में से ही चुना जाएगा, वो सेलेक्ट करेंगे। क्या प्रक्रिया होगी? जैसे राष्ट्रपति तय करेंगे कि किस प्रक्रिया के द्वारा इनकी वोट डलेगी या चयन किया जाएगा, है ना, जैसे भी वो चीज़ समझते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर। संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? आप चाहे तो आप इसको नोट करते रहिए, है ना। अब करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया। कब कब बुलाया गया? देखना, ज्वाइंट सेशन 1961 में बुलाया गया, 1978 में और सन 2002 में। अब तक 3 बार ही बुलाया गया है ना। 1961 में दहेज का मामला था, एक डाउरी दहेज विधेयक को लेकर, नेहरू सरकार में, है ना, दहेज विधेयक। इसमें था एक बैंकिंग सेवा को लेकर, बैंकिंग सेवा, और तीसरा था पोटा को लेकर, पोटा कानून जब बनना था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट, है ना, पोटा। इन 3 को लेकर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से समझिए, प्रस्तुतिकरण विधेयक का लोकसभा में हुआ, उसके बाद में राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इसको पास करे या ना करे उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए दोनों में बहस हुई, संयुक्त अधिवेशन हुआ। अब अगर इसने पारित कर दिया, अब ये विधेयक तीसरा स्टेप ये होगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। देखना, पहला स्टेप था लोकसभा में, दूसरा स्टेप था राज्यसभा में, तीसरा स्टेप हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास अनुमति के लिए। अब राष्ट्रपति महोदय इस पर अपनी अनुमति कितने समय में देंगे, ये उनका अपना विवेक होता है। हाँ, कुछ विधेयक है जिन पर अनुमति देनी पड़ती है, अभी बताएंगे उनकी विशेषता। एक आर्टिकल नंबर 111 पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास में किसी विधेयक को अनुमति देने की विशेष पावर होती है। चाहे तो वो आज ही परमिशन दे दें या कल को दें या परसों को, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद। ये एक ठंडा बस्ता होता है, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति के पास में अपनी एक पॉकेट वीटो हुआ करती है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का सहारा लेते हैं, जेबी वीटो, है ना। इसमें क्या है कि किसी विधेयक पर कितने समय में हस्ताक्षर करेंगे, राष्ट्रपति की अपनी इच्छा, अपना विवेक। सन 1986 का एक मामला है, 1986, ये डाक विभाग से संबंधित है, डाक विभाग से संबंधित। ज्ञानी जेल सिंह उस टाइम पर राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो ज्ञानी जेल सिंह के टाइम से अब तक लंबित है, अब तक तो सिग्नेचर नहीं हुए इस पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय ने इसको अपने पास रख लिया, ठीक है ना। तो संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया? ठंडे बस्ते में कौन सा है? 3 बार बुलाया गया अभी तक। अध्यक्षता कौन करेगा, उसको कौन बुलाएगा? क्लियर है सब? और कुछ पूछने इससे? अच्छा, और ऐसे ये कानून बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिए। ओके, तो अब हम ये जो विधेयक है इनको 1 बाय 1 करते हैं सभी। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन आता है कि विधेयकों को परिभाषित किस आर्टिकल में किया गया है, तो उसमें आएगा आर्टिकल 110 में, 110 में। लेकिन ये 107 से और 112 तक पढ़े जाएंगे। देखना, आर्टिकल नंबर हमने कहाँ तक पढ़े थे कल? 100 तक, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ये जो आर्टिकल्स होंगे ये, है ना। और आगे जो हम पढ़ेंगे फिर आर्टिकल, चलो यहीं पर लिख देते हैं, 107, 8, 111 और 112।
पहले हम ये आर्टिकल कर लेते हैं, इनके बारे में सिर्फ टाइटल लिखेंगे एक, है ना, इनकी विषय वस्तु क्या रहेगी। तो पहले 107 में देखना, 107 से शुरुआत है विधेयकों के बारे में। विधेयक को आप ऐसे समझिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक। पहले धन विधेयक और साधारण विधेयक। हमने दो प्रकार की पढ़े हैं फंड, है ना, निधियाँ, कौन कौन सी, संचित निधि, समाकलित निधि। अगर हम कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो ऐसा विधेयक, ऐसा प्रस्ताव हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा जो संचित निधि या समाकलित निधि या फिर आकस्मिक निधि से संबंधित है। अगर कोई मामला धन से संबंधित है तो धन विधेयक, सिंपल सी परिभाषा है। धन से मान लो सरकार ये बनाए कि इनकम टैक्स जो है ना इसकी दर वो बढ़ा दें, या फिर सेल टैक्स की बढ़ा दें, जीएसटी की दर अगर बढ़ाती है तो इसमें तो आय होगी सरकार की आमदनी, ये किस में रखी जाएगी, संचित निधि में। अगर कोई मामला संचित निधि या समाकलित निधि से ऐसा कानून बनाए तो धन विधेयक कहलाएगा वो। इसका क्या हो जाएगी परिभाषा, अगर कोई मामला धन से संबंधित है या संचित निधि से, संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, है ना, कंटेंजेंसी फंड, ये हम किस में पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 266 में भी आएगा ये, 266 में, 266 में, है ना। अगर कोई मामला धन से संचित निधि, आकस्मिक निधि से संबंधित है, धन विधेयक। और अगर कोई मामला धन से संबंधित नहीं है, धन से संबंधित नहीं, ये क्या, साधारण विधेयक। मान लो ऐसा कानून बनाने जाएं कि हमारा जो ट्रैफिक है अब तो ये लेफ्ट साइड में चलाते हैं, हम इसको राइट साइड में चलाएं अगर, है ना, दाईं साइड में, तो दाईं ओर जब चलाएंगे तो साधारण बन जाएगा, एक व्यवस्था से संबंधित है, तो सिस्टम से संबंधित है, तो क्या ये साधारण विधेयक हो जाएगा। जैसे लोकपाल का विधेयक क्या हो, साधारण विधेयक। तो धन विधेयक तो धन से संबंधित, साधारण विधेयक जो धन से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। वित्त विधेयक क्या होगा, वित्त विधेयक जो धन और प्लस साधारण दोनों से संबंधित है, धन और ये साधारण से, जो धन विधेयक भी और साधारण विधेयक भी है वो क्या, वित्त विधेयक, ठीक है ना। तो धन विधेयक तो जो धन से संबंधित है, साधारण विधेयक जो धन से संबंधित नहीं है, वित्त विधेयक क्या होंगे, जो धन और साधारण दोनों से है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि किसी विधेयक का जो प्रस्तुतिकरण है वो करने के बाद में कितने दिनों में कानून बनेगा ये कोई निश्चितता नहीं है, कितना समय लग जाए उसमें। लेकिन जब धन विधेयक प्रस्तुत करते हैं उसी के साथ में एक साधारण विधेयक की कॉपी भी अटैच कर देंगे कि राष्ट्रपति महोदय जब इस पर सिग्नेचर करेंगे तो इस पर भी हो जाएंगे, दूसरे पर भी, है ना, दोनों एक साथ प्रस्तुत हो जाएं। तो दोनों का अगर ज्वाइंट है अब वो वित्त विधेयक हो जाएगा। धन विधेयक धन से संबंधित, साधारण विधेयक धन से नहीं संबंधित, और जो दोनों से संबंधित है वो वित्त विधेयक। आया समझ, यानी कि 1+3 ये बराबर दूसरे के हैं। ओके, संविधान संशोधन विधेयक किसे कहेंगे, जो संविधान में संशोधन से है। मान लीजिए मामला 368 का है ना, 6 नंबर 368 में आएगा, संविधान में संशोधन, संशोधन से संबंधित। क्लियर है ना शब्दावली है। तो ये होते हैं, ये तो इनकी परिभाषा है। अगर फिर भी पूछने लगे कि कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 110 में, वहाँ भी धन विधेयक की लिखी है परिभाषा केवल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो धन विधेयक होंगे, देखना धन विधेयकों की परिभाषा आप देखिए। धन विधेयक, एक तो धन विधेयक, इसकी विशेषताएं क्या क्या, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होंगे, इनको राज्यसभा में नहीं किया जाएगा प्रस्तुत। शुरुआत लोकसभा से होगी, बाद में राज्यसभा में जाएगा नामचारे के लिए, नॉमिनल, नाम मात्र 14 दिन के लिए। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होंगे। नंबर 2, धन विधेयकों के प्रस्तुतिकरण से पहले राष्ट्रपति महोदय की अनुमति आवश्यक है, कंसेंट आवश्यक है। नंबर 3, धन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाते। नंबर 4, धन विधेयक जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय उनको दोबारा नहीं भेजते पुनर्विचार के लिए। क्लियर है ना। तो ना तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और ना ही राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो ज़्यादातर यही आता है, एक तो धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत, ठीक है ना, प्रेजेंट किए जाएंगे, और लोकसभा में प्रेजेंटेशन से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। प्रस्तुतिकरण से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति, ये हो जाएगी कंसेंट, है ना। नंबर 3, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, ज्वाइंट सेशन, यानी कि अनुच्छेद नंबर 108 वो नहीं काम करेगा इस पर। संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन नहीं बुलाए जाते हैं। और दूसरा एक और हो जाएगा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेंगे, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजे जाते हैं, है ना, ये विशेषता है इसकी। फिर भी अगर लोग इसमें
लोकसभा में यानी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अगर कन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का निर्णय अंतिम हो जाएगा इसको परिभाषित करने में। परिभाषित, ये इसकी धन विधेयक की परिभाषा होती है, कुछ विशेषता है ना। लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रस्तुतिकरण से पहले राष्ट्रपति की कंसेंट अनिवार्य है। ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाए जाते और ये लोकसभा अध्यक्ष अंतिम रूप से परिभाषित करते हैं। एक आ जाएगा, राष्ट्रपति महोदय पुनर्विचार के लिए नहीं भेजते। ठीक है, क्लियर? ओके। ये आर्टिकल में, आर्टिकल 110 में आ जाएगा ये। अभी आर्टिकल भी बता देंगे आपको। अभी तो प्रोसेस समझते रहिए इसका, है ना। दूसरा, वित्त विधेयक। वित्त विधेयकों की क्या विशेषता? वित्त विधेयक भी धन विधेयक की तरह लोकसभा में ही प्रस्तुत, लोकसभा में प्रस्तुत। ठीक है ना, इसमें सिमिलरिटी है। बाकी एक तो ज्वाइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है ना। इस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी वापस कर सकते हैं। ये वित्त विधेयक हो जाएगा। साधारण विधेयक क्या? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत, किसी भी सदन में प्रस्तुत, है ना, चाहे वो लोकसभा में करें या फिर राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है ना। वापस भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय इसको वापस भी कर सकते हैं, है ना। और शुरुआत चाहे राज्यसभा से कर दे, लोकसभा से। ओके। एक होगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन से शुरुआत की जा सकती है, किसी भी सदन से शुरुआत, है ना। इस पर ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। संयुक्त अधिवेशन, हाँ जी, संविधान संशोधन केवल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं, राज्यसभा इस पर हावी होता है किसी तरीके से, है ना। एक ट्रेडिशन है, परंपरा है कि परंपरागत रूप से इसको राज्यसभा से करते हैं वैसे। ठीक है ना। अभी और देख रहिए आप, इसमें संसद के किसी भी सदन, स्पेशल राज्यसभा से परंपरागत रूप से संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भारत में जितने राज्य हैं, आधे राज्यों की अनुमति आवश्यक है ना। भारत के जो राज्य हैं, आधे राज्य, आधे राज्यों की अनुमति आवश्यक। ठीक है ना। ये इस पर, ये विशेष कंडीशन है कि आधे राज्यों की अनुमति किस पर बुलाई जाती है, यह अनिवार्य है। ये हो जाएगा ये संविधान संशोधन विधेयक पर। तो 4 प्रकार के विधेयक हैं, इनको ऐसे इनकी विशेषता। अब ये इसमें आर्टिकल वाइज पढ़ते हैं इसको। ओके जी, तो समझ आ रहा है पूरा? क्लियर? ओके। ये भी ना बात। ओके। नंबर 107 देखना, अनुच्छेद नंबर 107 में क्या है, यहीं पर देख लो शब्दावली। 107 में है कि कोई भी विधेयक लोकसभा में या राज्यसभा में पारित होगा। लोकसभा में या राज्यसभा में, कंडीशन बताई दी आपको, है ना, कि धन विधेयक और वित्त विधेयक तो लोकसभा में ही होंगे। 108 में है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन पूरी प्रक्रिया हमने कर ली, उसकी प्रोसेस क्या होता है ना। 109 में दिया गया है फिर इसमें धन विधेयकों का प्रस्तुतिकरण। धन विधेयक को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। 110 में ही धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है, परिभाषा। 111 में है कि कोई भी विधेयक पहले वो लोकसभा में होगा, फिर राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में बाद में लोकसभा में, फिर वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वो अधिनियम बनेगा। जब तक लोकसभा में पारित और राज्यसभा में पारित है, विधेयक कहलाता रहेगा। और जब राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, अपने मोहर लगाएंगे, उसके बाद में वो अधिनियम बन जाएगा। तो कोई भी कानून या अधिनियम तब माना जाएगा जब राष्ट्रपति महोदय उस पर अंतिम रूप से अपनी अनुमति दे देते हैं। राष्ट्रपति अनुमति, ठीक है ना। अनुच्छेद 112 में बजट आ जाएगा, देखना अनुच्छेद नंबर 112 में बजट के बारे में स्पेशल देख लीजिए। बजट, BUDGET, ठीक है ना। बजट, कभी ये बुडगेट पढ़े इसको, बुडगेट नहीं, बजट। ओके।
तो देखना बजट के बारे में क्वेश्चन आता है कि संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली उल्लिखित नहीं है। बजट नाम का कोई शब्द नहीं है हमारे संविधान में। अनुच्छेद नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसमें लिखा हुआ है कि एक वित्तीय वर्ष कब होता है हमारा शुरू, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक पटल पर 1 वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएंगे। संबंधित मंत्री उसको पढ़कर सुनाएंगे। बजट ये होता है, हम ऐसे समझते हैं कि बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करवाता कौन है, राष्ट्रपति महोदय। पढ़कर कौन सुनाता है, संबंधित मंत्री यानी कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। और संसद के एक सदन में या दोनों में, लेकिन परंपरा रही कि लोकसभा में, चूँकि ज़्यादातर लोकसभा के मंत्री होते हैं। ओके, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे वैसे बजट की पूरी प्रक्रिया। एक तो जो बजट है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांस भाषा का। इसका अर्थ है चमड़े का छोटा थैला। चमड़े का छोटा थैला देखा हो ना, जब बजट प्रस्तुत होता है वित्त मंत्री एक लेदर बैग लेकर जाते हैं, ब्रीफ केस में होता है सूट केस। बजट एक तो कौन सा है, हाँ फ्रेंच शब्द है ना। इसका क्या अर्थ हो, चमड़े का छोटा थैला, चमड़े का थैला है ना। और एक इसका नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें 1 वर्ष का लेखा जोखा होगा, आय और व्यय का लेखा जोखा, जिसमें 1 वर्ष का आय और व्यय, हमने कहाँ से आय प्राप्त किया और कहाँ पर उसको खर्च किया है, तो 1 वर्ष का आय व्यय का। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा बजट की प्रक्रिया, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व खर्च होते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये 112 तक। अब आप आर्टिकल नंबर ये भी देख लीजिए जो हमने कल किए थे ना 100 तक, आज उससे थोड़ा आगे 101 में क्या लिखा है, संसद सदस्यों की अयोग्यता, यानी कि एमपी की अयोग्यता है ना, उस आर्टिकल में डिफाइन है कि क्या क्या योग्यता होती है। दूसरे में 102 में भी अयोग्यता है। तीसरे में अयोग्यता के आधार पर राष्ट्रपति महोदय निर्णित करेंगे कि ये व्यक्ति एमपी नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसको हटाएंगे फिर। यानी कि तीनों आर्टिकल ये किससे संबंधित है, अयोग्यताओं से। 103 104 आर्टिकल में दिया है, अगर कोई संसद सदस्य, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहता और वो मीटिंग से भाग लेता है तो वहाँ पर उसे 500 रुपये पर मीटिंग या प्रतिदिन के हिसाब से जमा करने पड़ेंगे, जो संचित निधि में जमा कर दी जाएंगे। फिर ऐसा होता है ना, पार्टी आला कमान अगर चाहे तो किसी सदस्य को मान्यता दे सकती है, सिर्फ 6 महीने तक ऐसा रह सकता है वो। 105 में संसद सदस्यों की विशेषताएं, और 106 में है संसद सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा, है ना। 101 में एमपी की योग्यता, 102 में एमपी की अयोग्यता, इसमें भी अयोग्यता, इसमें भी अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। 101 में डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अगर कोई एमपी होने के साथ में राज्यों के विधानमंडल का भी सदस्य, यानी कि वो अगर वो एमपी भी है और एमएलए भी है, तो राष्ट्रपति महोदय उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करेंगे कि इतने दिन में आप अपना एक पद छोड़ दीजिए। अगर एक पद वो नहीं छोड़ते तो इसमें से बड़ा पद, उच्च पद जो होगा वो कैंसिल माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा वो। अगर कोई एमपी और एमएलए दोनों हैं तो एमपी कैंसिल हो जाएगा, एमएलए रहेगा सिर्फ वो। 102 में है, अगर उसमें दिवालिया हुआ है, किसी बैंक का दिवालिया, या मानसिक रूप से विकृत या विदेशी नागरिकता ग्रहण की हो, इसके आधार पर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। 103 में है, राष्ट्रपति महोदय ये निर्णित करेंगे कि ये व्यक्ति एमपी रहेगा या नहीं रहेगा, और संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति उसको वहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे फिर। ओके। 104 में क्या है, कोई व्यक्ति अगर सदन का सदस्य नहीं है और वो तब भी मीटिंग्स में भाग लेता है, कार्यवाहियों में भाग लेता है, 500 रुपये प्रति मीटिंग या प्रतिदिन के हिसाब से उसे फाइन जमा करना पड़ेगा और वो केंद्र की संचित निधि में जमा कर लिया जाएगा। ओके। नेक्स्ट 105 में संसद सदस्यों की विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, विशेषाधिकार है ना, पार्लियामेंट विशेषाधिकार। 106 में आ जाएगा इनका वेतन और भत्ते। एमपी के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे, केंद्र की संचित निधि या समाकलित निधि से। ठीक है ना। तो आर्टिकल 101 से 106 तक, और जब विधेयक के बारे में पढ़ेंगे 107 से और लगभग 112 तक। ठीक है ना। 112 उसमें बजट के बारे में है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।